बच्चों, इसके पहले हम लोग लेसन 1 के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को आशा ये करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को पढ़ा भी होगा, देखा होगा, अवगत होंगे। आज हम लोग इसके आगे का तीसरा लेक्चर देखते हैं। तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की एक प्रमुख घटना थी। विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। उन दोनों जो प्रमुख देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, अपने अपनी शक्तियों का प्रभाव बढ़ाने लगे थे। और उस समय तो विश्व के बहुत सारे देश थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की शक्तियां कमजोर हो गई थी। यही 2 देश, सोवियत संघ और अमेरिका, बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो उसी दौरान हमारा देश भारत भी 1947 में आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो ये दोनों गुट, सोवियत संघ और अमेरिका, चाहते थे कि भारत हमारे गुट में सम्मिलित हो जाए। लेकिन भारत ये सोचा कि इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम आजाद हुए, यदि किसी एक गुट में शामिल होते हैं, किसी 2 ध्रुव में से किसी एक ध्रुव में जाते हैं, तो हमारे फिर स्वतंत्रता चली जाएगी। तो इसलिए उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो नेहरू के नेतृत्व में, नेहरू नासिर टिटो, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, नेतृत्व में गुट निरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ। तो बच्चों, द्विध्रुवीय को चुनौती देने वाला कौन सा गुट जन्मा? गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता है क्या? गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति में दोनों गुटों से अलग होते हुए स्वतंत्र, शांति व स्वतंत्र नीति का अवलंबन करते हुए उस तरह की विदेश नीति का अवलंबन करना। तो बच्चों, तो गुट द्विध्रुवीय की चुनौती देने में गुट निरपेक्षता बहुत मददगार साबित हुई। तो जो गुट निरपेक्षता वाले देश थे, उनको अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया। तो गुट निरपेक्ष का जो पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 हुआ था। अब तो जब 1961 में जब ये हुआ सम्मेलन, तो उस समय 51 देश थे, लेकिन इस समय जो है 120 से अधिक देश हो गए। तो बच्चों, गुट निरपेक्षता जो है, जो उस समय तत्कालीन समय में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देशों के जो स्वतंत्र देश थे, इस गुट में सम्मिलित हुआ। तो बच्चों, तो द्विध्रुवीय की चुनौतियां, इस गुट निरपेक्षता से शीत युद्ध थोड़ा कमजोर होने लगा, क्योंकि जितने भी स्वतंत्र देश होते थे, तो दोनों गुट चाहते थे कि हमारे में आ जाए, अपनी शक्ति विस्तार करने के, वो चाहता कि हमारे में आ जाए। तो गुट निरपेक्षता फिर उसी हमारे पाठ के क्रम में है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो बच्चों, जो गुट निरपेक्ष वाले देश थे, जो 9 स्वतंत्र देश थे, जो इस गुट में सम्मिलित थे, तो इसे अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, ये गरीब देश थे। तो लेकिन जो भी गरीब देश रहेगा, आर्थिक मामले में कम रहेगा, वो स्वतंत्र ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं हो सकता था। तो गुट निरपेक्ष देशों में वही सारे देश थे जो तुरंत स्वतंत्र हुए थे। तो 1972 में अंकटाड द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया। इन लोगों के लिए एक व्यवस्था हुआ, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें यह उपाय सुझाया गया कि जो पश्चिमी संपन्न देश हैं, इनके संसाधनों पर अपना इनकी नीति छोड़ दे। इन राष्ट्रों का है, इनके संसाधनों पर इनका अधिकार होगा। तो बच्चों, 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कि इन अल्प विकसित देशों को एक उनका अपना बाजार मिल गया, जो उनके सामान थे इन पश्चिमी देशों तक वो पहुंचा सके। और तीसरी ये धारणा थी कि यदि कोई भी प्रौद्योगिकी लेते हैं, तो इन देशों से कम लागत पर प्राप्त होगी। तो अंकटाड सम्मेलन से इनको 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से इन गुट निरपेक्ष देशों का भी विकास होने लगा। तो बच्चों, तो 2 ध्रुवीय व्यवस्था में गुट निरपेक्ष का उस परिस्थिति में जन्म हुआ। तो गुट निरपेक्षता को कुछ लोग इसको तटस्थता की भी संज्ञा देते हैं। तो तटस्थता का मतलब है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसी का पक्ष लेना ही तटस्थता है। यह नीति अमेरिका ने 1787 में जो स्वतंत्र हुआ, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका ने नीति अपनाई। लेकिन जो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, तो उसमें तटस्थता का नहीं था। भारत यह था कि कौन सही है, कौन गलत,
हमेशा सही का ही समर्थन लेना। तो भारत की जो गुणवत्ता नीति थी जो थी हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व राजनीति में हमेशा में युद्ध में कौन सही है और जो सही तरीके से कर रहा है उसका समर्थन करना या सही है उसके में ही मध्यस्थता करने का कार्य किया है, न कि तटस्थता की भूमिका का अवलंबन किया है। तो बच्चों गुटनिरपेक्षता में यह है कि जब उस परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ कि जब भारत दो गुटों में बटा था, शीत युद्ध का वातावरण था, यह था कि कोई भी देश फिर उसमें स्वतंत्र देश शामिल करते थे, तो यह था। तो लेकिन जब यह है कि जब भारत 1951 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, द्विध्रुवी व्यवस्था का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया, तो क्या गुटनिरपेक्ष का औचित्य है? तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे भारत और शीत युद्ध। तो चूंकि जो भारत शीत युद्ध के ही समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। तो भारत की चूंकि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो भारत ने दो स्तर पर इसको भूमिका थे। भारत सजग और सचेत रूप से खेमों से अलग रहने की एक भूमिका निभाया। दूसरा जो नवस्वतंत्र देश थे अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के और एशिया को उनको उन खेमे में जाने से रोकना था। तो बच्चों भारत ने शीत युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई और सही भूमिका में निभाई। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ शीत युद्ध का अंत हो गया तो औचित्य लगने लगा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज भी गुटनिरपेक्ष का औचित्य है, क्योंकि इसमें 120 से ज्यादा देश हैं जो आज हमारी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण की समस्या, व्यापार की विकास, ये सब आज भी गुटनिरपेक्ष काम कर रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। फिर इसके बाद हम जो आज ये पूरा लेसन 1 समाप्त हो चुका है, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।